हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और बायोमेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, 2020 सीरीज कर रहा हूँ। इसमें सुपर 2020 सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं सारे चैप्टर जितने भी हैं चैप्टर हैं आपके 11th के 12th के सारे चैप्टर से रिलेटेड मैं 20-20 जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके नीट एग्जामिनेशंस के लिए पर्टिकुलरली बच्चों। ठीक है, तो आप इसमें एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, समझिए, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस सब चीज़ों को देखिए आप लोग। ठीक है ना, और इससे का बेनिफिट आप लोग लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके हाँ तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस सुपर 2020 सीरीज को। और इस वाले चैप्टर में इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं डिस्कस करूंगा आपका लिविंग वर्ड से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ बच्चे बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट जो हैं आपको थ्योरी पढ़ते समय नहीं अगर क्लियर हुआ था तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हर एक ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक ऑप्शंस, तो ऑप्शंस को भी ध्यान से डिस्कस करना है और क्वेश्चन तो करना ही है। और ये जो भी क्वेश्चन मैं जो 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये है हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है which one of the following aspects is exclusive character of living beings। तो लिविंग बींग्स को डिफाइन करने के लिए बच्चों हम लोगों ने जो 5 कैरेक्टर लिया था, ठीक है ना, उसमें एक मेटाबॉलिज्म्स, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। दो चीज इसमें और है तुम्हारा। इसमें क्या क्या है, इसमें एक बच्चों आपका ग्रोथ है और एक है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे किस बेसिस पे ये एक्सक्लूसिवली बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूसिव कैरेक्टर किस बेसिस पे बोल रहे हैं। तो बच्चों ये जो है आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसमें पहले में ही डिफाइनिंग और रिडिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बोला गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका लिविंग बींग्स के लिए, तो उसमें कुछ फीचर डिफाइनिंग है, कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब हो गया बच्चों की इसमें 2 क्राइटेरिया है डिफाइनिंग फीचर्स को डिफाइन करने के लिए इसमें। तो अगर हम डिफाइनिंग वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है ना, तो डिफाइनिंग का मतलब हो गया कि इसमें जितने भी लिविंग वर्ड्स हैं वो सबको सब फॉलो करेंगे और किसी नॉन लिविंग में ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिफाइनिंग बोलेंगे। और नॉन डिफाइनिंग समझिए कि अगर इसमें दोनों में से कोई भी अपवाद अगर होगा तो वो आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म्स जो है लिविंग बींग्स का एक डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्शियसनेस मेटाबॉलिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है बच्चों। बट यहाँ पे ग्रोथ जो है और जो रिप्रोडक्शन जो है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है दोनों, तो इसको हटा दिया है यहाँ से। तो दैट मीन्स ये जो तीनों है ये क्या हो गया बच्चों, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ मैं लिख जाऊंगा सब में क्वेश्चंस में लिखूंगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स है, उसमें भी साफ साफ दिया हुआ है ट्विन कैरेक्टर्स। तो ट्विन कैरेक्टर्स ग्रोथ क्या रिप्रेजेंट्स करता है, मतलब ग्रोथ को अगर जैसे डिफाइन अगर हमें करना है तो क्या बोलेंगे, या तो जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है एक, या तो दूसरा क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, नंबर बढ़ रहा है। तो नंबर बढ़ना और साइज बढ़ना दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग ग्रोथ कह सकते हैं। इवन मास जो होता है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग बच्चों बोल सकते हैं आपका ग्रोथ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर जो 3 है, इंक्रीज इन मास और नंबर, ये ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर, मतलब ये दोनों जो फीचर है ये ग्रोथ को डिफाइन कर सकता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, याद रहेगा तुम्हारा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक मैच द कॉलम है, अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग मिलाना है, मैच कॉलम करना है। तो इसमें हम लोग को ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या दिया है इसमें। तो ये कॉलम 1 में यहाँ पे क्या क्या दिया, ग्रोथ, इनसाइट, ट्रू रिजनरेशन, बर्डिंग और एकोमोडेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ठीक है, और इधर हाइड्रा। अच्छा ओके, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जैसे ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना, तो ये ग्रोथ को लेके बोल रहा है।
तो ग्रोथ फॉर इनसाइड कहाँ होगा तुम्हारा, ये ओनली होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ध्यान में रखना। और एकोमोडेशन ऑफ मटेरियल जो है, ठीक है ना, ऑफ सब्सटेंसेस मटेरियल ऑन द सरफेस, मतलब ये अगर बाहर की तरफ होता है तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ये भी ग्रोथ ही एक तरह का, बट इसको हम लोग बोलते हैं एक्रेशंस बोला जाता है। जैसे सेल वॉल में केसेस में जो डिपॉजिट होता है सेल के बाहर तो एक्रेशंस, और अगर अंदर होता है सेल वॉल के अंदर होता है तो उसको इंटरसेप्शंस कहते हैं। उसके बाद ट्रू रीजनरेशन जो है बच्चों, ये हम लोगों ने प्लेनेरिया में ऑब्जर्व किया था, प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म्स होता है, ठीक है ना। और बडिंग जो है ये भी कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, सिलेंटेटा में है, एक हाइड्रा है, उसका एग्जांपल्स हो जाएगा। तो इसमें मिलाते हैं हम लोग, तो मिलने से जो आंसर आता है बच्चों वो है आपका ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस कॉलम क्वेश्चन को कर लेना, जिसमें दो ये जो पार्ट है ये रिप्रोडक्शंस के बारे में बोल रहा है, और ये दोनों जो पार्ट है बच्चों ये आपका ग्रोथ से रिलेटेड है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चंस अभी जो हम लोगों ने देखा ना एक्रेशंस, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है ए बॉल ऑफ स्नो व्हेन रोल, ठीक है ना, स्नो इंक्रीज इन मास वॉल्यूम एंड साइज, दिस प्रोसेस क्या कहलाएगा। तो प्रोसेस बच्चों दैट मीन्स ये रिजम्बलेंस कर रहा है ग्रोथ की तरह। तो ग्रोथ जो है आपका लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, और ग्रोथ ऐसे भी क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है बच्चों, क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, क्लियर है। तो अब इसका रिजम्बलेंस अगर हम देखते हैं मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो कंसिडर एज ए रिप्रोडक्शन नहीं। उसके बाद कंपेरेबल टू द ग्रोथ एज सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड और नॉन लिविंग में कैसा होता है आउटसाइड, तो ये ऑप्शन तो इसमें भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कंसिडर एज ए ग्रोथ, हाँ कंसिडर एज ए ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं बच्चों, इसमें आंसर ये होगा, और ये बोथ दिया तो आंसर मारेंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो देखो ग्रोथ जो है अगर बाहर के साइड से हो रहा है, जैसे कि स्नोबॉल जब रोल करता है तो उसके साथ और बहुत सारा आइस चिपकता जाता है, तो उसका मास और वॉल्यूम बढ़ता रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है, उसी चीज को कह रहे हैं। तो दैट मीन्स ये एक्रेशन की तरह डिनोट कर रहे हैं तुम्हारा इसमें। तो इस केसेस में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ये थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, इस नंबर को नहीं देखना है हम लोग को। अमीबा मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक सेल डिविजन्स, दिस फिनोमेना कंसिडर एज ए, क्या कंसिडर करें, ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस को, कॉन्शियसनेस, या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों, ठीक है। तो बच्चों इसको बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले बताऊं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, जैसे कि यहाँ पे अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, क्या है तुम्हारा यूनिसेलुलर है ये, ठीक है, प्रोटिस्ट होता है तुम्हारा। तो यूनिसेलुलर के केस में जो ग्रोथ है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है ना बच्चों, रिप्रोडक्शंस, ये दोनों का दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव वर्ड्स होता है, कैसा होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव वर्ड होता है, इंक्लूसिव वर्ड्स होता है। मतलब इस केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बराबर है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। बट मल्टीसेलुलर के केस में जाओगे तो इसमें ग्रोथ जो है और जो रिप्रोडक्शंस है ये इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव वर्ड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड्स होता है तुम्हारा बच्चों। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों चीज को रिप्रेजेंट्स करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस को। तो अमीबा में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, माइटोसिस डिविजन के थ्रू, ये ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शंस भी है। जैसे रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या, एक से दो ऑर्गेनिजम्स, और ग्रोथ में क्या था, सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो सेल का नंबर बढ़ रहा है इसलिए ग्रोथ बोल रहे हैं, और इसे एक सेल से दो प्रोजेनी बन रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोले बच्चों, उसको हम लोग आपका रिप्रोडक्शंस भी कह रहे हैं। चलो बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है। देखो अभी जो मैं बोल रहा था ना यही एकदम एग्जैक्टली। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड्स होते हैं, किसके लिए, तो ये होता है हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो ये सीधा याद कर लो। और म्यूचुअली इंक्लूसिव वर्ड्स अगर बोलते हैं तो वो होता है यूनिसेलुलर, जैसे कि अभी इस पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था अमीबा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो लो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है इन केस ऑफ किसमें, आपका हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के केसेस में, ठीक है।
एक्सक्लूसिव वर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव वर्ड्स अगर बोलता है तब उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, तो इसमें आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आंसर हो गया आपका 3rd नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हेलो, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा बच्चों। तो टेक्सोनॉमी का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो यही आपका 4 बेसिक एलिमेंट्स है। क्लासिफिकेशंस, सिस्टमैटिक्स, अच्छा सिस्टमैटिक्स तो नहीं, नॉमेनक्लेचर एक छूटा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशंस, मतलब इसमें एक है नॉमेनक्लेचर छूटा हुआ है यहाँ पे ऑप्शंस में। पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, देन उसके बाद इस क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी में सबसे पहला होता है आपका नंबर 1 होता है कैरेक्टराइजेशंस, देन उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशंस, देन उसके बाद थर्ड जो होता है आपका ये होता है नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है। और देन उसके बाद चौथा जो करेक्टर होता है वो होता है आपका बच्चों क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक एक वन ऑफ द टाइप है, एडवांस वर्जन है आपका टेक्सोनॉमी का, तो इसको यहाँ से इस ऑप्शंस को तो देखना ही नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। नेम इज ओनली पॉसिबल, नेम इज ओनली पॉसिबल का मतलब हो गया बच्चों नॉमेनक्लेचर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली organism is described correctly and this process is called। तो डिस्क्राइब करना किसी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशंस, और आइडेंटिफिकेशंस के बाद ही नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस समझाया। तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है बच्चों, थर्ड बन रहा है आइडेंटिफिकेशंस। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म होता है उसका कैरेक्टराइजेशन करना होता है, तो इसलिए नंबर 1 बोला, देन उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, एंड देन अगर जरूरत पड़ेगा तब उसका क्लासिफिकेशन करना होता है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर है थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। स्पीसीज लिविंग इन सेम और ओवरलैपिंग ज्योग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड, यहाँ ऑप्शन सिंपेट्रिक, एलोपेट्रिक, सिबलिंग और पॉलिटिपिक स्पेसिस यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं एक एक करके, ठीक है। आपका अगर कोई स्पीसीज एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है, ठीक है ना, जैसे ये स्पीसीज है और बी एक ही जगह पे है, तो सच स्पीसीज को कहा जाता है तुम्हारा सेम ज्योग्राफिक एरिया में जो है उसको बोलते हैं सिंपेट्रिक स्पीसीज, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो जैसे एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है, यहाँ पे स्पीसीज ए रह रहा है, यहाँ पे बी रह रहा, तो दैट मीन्स जो स्पेसिस है अगर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में है तो उसके लिए हम लोग एलोपेट्रिक स्पेसिस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, एलोपेट्रिक स्पेसिस यूज करते हैं। सिबलिंग स्पेसिस का मतलब हो गया कि ये मॉर्फोलॉजिकली थोड़े बहुत सिमिलर दिखते हैं, तो सिबलिंग स्पेसिस कहते हैं। और पॉलिटिपिक स्पेसिस का मतलब होता है ऐसा स्पेसिस जिसमें क्या है, मोर देन वन सब स्पेसिस है, तुम्हारा क्या है, मोर देन वन सब स्पेसिस है, इसको पॉलिटिपिक्स। तो दैट मीन्स इसमें क्वेश्चंस के हिसाब से जो ओवरलैपिंग ज्योग्राफिकल एरिया है तो वो आंसर हो जाएगा इसमें आपका सिंपेट्रिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें जो भी बोला उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना बच्चों आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला है द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग मेनी नेम टू द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। अब मेनी नेम तो कहीं पे साइंटिफिकली तो हम लोगों ने नहीं देखा, जैसे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल जो नेम होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म का सिंगल ही नाम होता है, एक से ज़्यादा नाम नहीं पॉसिबल है। एक से नाम ज़्यादा नाम जो होता है वो कॉमन नेम हो सकता है या लोकल नेम हो सकता है। तो सच जो कॉमन नेम एंड जो लोकल नेम है सच कंसिडर अंडर द हेडिंग ऑफ वर्नाकुलर सिस्टम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो यही पॉसिबल है तुम्हारा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का एक से ज़्यादा नाम है तो वो लोकल नेम या जो भी आपका कॉमन नेम है वही पॉसिबल हो सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वर्नाकुलर सिस्टम्स हो जाएगा इसके लिए आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये हो जाएगा 4th हो जाएगा, वर्नाकुलर सिस्टम हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटीज में एक लाइन साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा उसको बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्कीज को बताता हूँ मैं क्या है यहाँ पे दे रखा। क्वेश्चंस बोला है बच्चों, थोड़ा एक बार क्वेश्चन समझ लो। एज वी मूव
as we move from the kingdom to species in the taxonomic hierarchy, the number of common character increase, decrease, remain on same, जो भी है इसके बारे में बोला। तो हायरार्कीज में क्या होता है बच्चों, देखो सबसे ऊपर आ जाएगा किंगडम, ठीक है ना, किंगडम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका फाइलम, फाइलम के बाद आ जाएगा क्लास, ठीक है, क्लास आ जाएगा तुम्हारा इसमें बच्चों, क्लीन पोर्ट, क्लीन, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है ना, कीप, इसको याद करने का एक तरीका बच्चों, कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक, ठीक है। तो ये आपका किंगडम से स्पेसिस तक का एक हायरार्किकल चार्ट है तुम्हारा टेक्सोनोमीज के हिसाब से। तो इसमें ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, कि जब हम स्पेसिस से किधर जा रहे हैं, आपका किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेसिस से किंगडम की तरफ, मतलब लोअर से हायर अगर हम टेक्सोन्स की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो इस केस में जो कॉमन कैरेक्टर होता है बच्चों, जो कोई भी कॉमन कैरेक्टर है वो क्या हो रहा होगा बच्चों, डिक्रीज करता है, ध्यान में रखना क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। तो वही सेम चीज बोल रहा है तुम्हारा इसमें, अगर हम, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे इसका उल्टा बोला मैं, तो यहाँ पे स्पेसिस से कहाँ गया बच्चों, आपका किंगडम की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे मान लो अगर जैसे किंगडम हम लेते हैं, तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर के हिसाब से हम लोगों ने किंगडम बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक पर्टिकुलर किंगडम्स को फिर 10 कैरेक्टर के हिसाब से फाइलम में बांटा। तो अब यहाँ फाइलम तक पहुंचते पहुंचते कितना कैरेक्टर, यहाँ पे 10 कैरेक्टर हो गया है, सॉरी यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 10, तो अब यहाँ पे 20 कैरेक्टर हो गया। फिर उसके बाद इस तरह से 30, 40, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, मतलब किंगडम से अगर स्पेसिस की तरफ, ठीक है, इंक्रीज होगा, और अगर इसका उल्टा जाएंगे तो बच्चों तो क्या होता है, कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल गया हम लोग का, आंसर हो जाएगा वन विल इंक्रीजेस, तो जो भी कॉमन कैरेक्टर है वो बढ़ेगा इसमें, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पे ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एक लाइन सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर हम स्पेसिस से किंगडम की तरफ जाते हैं तो उसमें कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है, उसी के हिसाब से मैंने ये सॉल्व कर दिया, इसमें इंक्रीज होगा, उल्टा दे रखा है सीक्वेंस को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा पढ़ते हैं पहले, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, अ पेशेंट laying in coma in hospital supported by machines, the patient is brain is dead, ठीक है ना, ब्रेन क्या है, डेड है, मतलब नॉन कॉन्शियस स्टेट में पहुंच गया है। सच पेशेंट हुज नेवर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ कैन बी कंसिडर एज, हुज लाइफ कम नेवर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ कैन बी कंसिडर एज, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें जो भी और जो पेशेंट है उनमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल का बना हुआ है, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ग्रोथ जो भी है मोटा मोटी इसमें चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है। एक चीज इसमें मिसिंग है, कॉन्शियसनेस जो है, ठीक है ना बच्चों, कॉन्शियसनेस बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, अगर मान लो जैसे वो कोमा में है, अगर उसका कॉन्शियसनेस अगर रिटर्न आ जाता है तो फिर तो वो तो लिविंग कहलाएगा, बट अगर मान लो कॉन्शियसनेस कभी रिटर्न नहीं आता है तो क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन लिविंग कहलाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग हम कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या करेंगे, बेटर क्या रहेगा हमारे लिए, थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग चूज कर रहे हैं, आपका थर्ड चूज कर रहे हैं। थर्ड इसलिए चूज कर रहे हैं बच्चों क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर उसका कॉन्शियसनेस अगर उस पेशेंट कोमा वाले पेशेंट्स का वापस आ जाता तो फिर से वो लिविंग हो जाएगा, बट अगर वो मान लो कभी नहीं आता है, ठीक है ना, तो उस केसेस में वो नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है ना, सेल का बना हुआ है, तो हम इसको डेड भी नहीं कह सकते, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, तो उन दोनों के बीच का सिचुएशन मान लेते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका उसी कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो है वो क्या इंडिकेट करता है बच्चों, कि बहुत ज़्यादा इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है, तो इसमें मेटाबॉलिज्म्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स, नॉन ऑल ऑफ द अबव दे रखा है और एक कॉन्शियसनेस दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों आंसर जो है वो कॉन्शियसनेस ही है। क्यों कॉन्शियसनेस है, क्योंकि कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक तो पूरा नर्वस सिस्टम इसके साथ इन्वॉल्व है और दूसरा इसके साथ मस्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे दो सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दे गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉन्शियसनेस,
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना, ये हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें बोल रहा है पॉपुलेशंस आर सेड टू बी सिम्पेट्रिक व्हेन। तो अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, सिम्पेट्रिक और एलोपेट्रिक। एलोपेट्रिक, एलोपेट्रिक का मतलब हो गया कि बच्चों कि ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में, और सिम्पेट्रिक का मतलब हो गया सेम ज्योग्राफिकल एरिया में है, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज है तुम्हारा इसमें। ठीक है, चलो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें लिखा टू पॉपुलेशंस लिव टुगेदर एंड फेयरली इंटरब्रीडेड प्रोड्यूस द स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। अगर इंटरब्रीड करें तो फिर तो सेम स्पीसीज हो जाएगा बच्चों, तो ये पॉइंट गलत है। टू पॉपुलेशन आर फिजिकली आइसोलेटेड बाई नेचुरल बैरियर। यहाँ पे फिजिकली आइसोलेटेड नहीं है बच्चों, ये सेम ज्योग्राफिकल एरिया में है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। टू पॉपुलेशन आर आइसोलेटेड बट ओकेशनली कम टुगेदर इन इंटरब्रीडिंग। फिर से इंटरब्रीडिंग आ गया, तो इंटरब्रीडिंग तो करने वाले नहीं है, और ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में आइसोलेटेड नहीं है। और यहाँ बोला टू पॉपुलेशंस शेयर द सेम इन्वायरमेंटल, मतलब सेम सेम एक ही जगह पे है, बट कैन नॉट इंटरब्रीड। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर ये बेटर है बच्चों, सिम्पेट्रिक स्पीसीज के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ये फोर्थ आंसर ज्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। विच इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एसेंशियल ध्यान में रखना, और प्राइम सोर्स किसके लिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन और कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस। देख बच्चों, आइडेंटिफिकेशन कब होगा या नॉमेनक्लेचर कब होगा या क्लासिफिकेशन कब होगा, जब हम कलेक्शन करेंगे एक्चुअल स्पेसिमेंस को, तभी ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, कलेक्शन एंड एक्चुअल स्पेसिमेन। जब इसको कलेक्ट करेंगे देन उसके बाद उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, देन आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, देन उसके बाद नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशंस। तो इसमें सबसे प्राइम सोर्स क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। तो यहाँ पे बोल रहा है द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला था ना कि पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो इसी को हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये है हो गया आपका असेंडिंग, ये हो गया डिसेंडिंग। तो इस तरह से अरेंज किया, तो इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्कीज। यहाँ पे है दे रखा बच्चों, टेक्सोनोमिक हायरार्की हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, कि रैंक और क्लासिफिकेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन नंबर है 16 हमारा, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अदर मतलब क्या होगा, हायर मतलब जैसे देखो फिर से की, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो ऑर्डर ये वाला है, ऑर्डर के ऊपर आपका क्लासेस है, फाइलम है और आपका किंगडम्स वगैरह है। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है वेजिटेटिव कैरेक्टर, एग्रीगेट, मॉर्फोलॉजिकल, सिमिलर कैरेक्टर्स। तो देखो आइडेंटिफिकेशन जो होता है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ द ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। अब वो क्लासिकल या मॉडर्न जैसे मॉर्फोलॉजिकल है या तुम्हारा सेलुलर है, ठीक है ना, एनाटॉमिकल है, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, बायोकेमिस्ट्री है, जो भी है तुम्हारा, तो उन सब के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर के बेसिस पे नहीं करेंगे सारा। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या ले लेंगे बच्चों, हम लोग आंसर ले लेंगे आपका, दो आंसर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, all living organisms present, past and future are linked to one another by the sharings। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं तभी हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि पूछना क्या चाह रहा है इसमें। तो पहला इसमें है कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। देखो सेम डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम मटेरियल पास हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं बच्चों, जब भी गैमेट बनेगा तो मियोसिस होता है, और मियोसिस के टाइम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाता है। तो वेरिंग डिग्री ये सही है। और तीसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता है, सेम ही जेनेटिक मटेरियल होगा। और नॉन अवेलेबल, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे
जितने भी लिविंग मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका प्रेजेंट पास्ट सब जुड़ा होता है जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। जैसे हमारे पेरेंट्स में जेनेटिक मटेरियल उनके पेरेंट्स से आया तो और हमें हमारे पेरेंट्स से आया हुआ है, बट ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली पास हो रहा है। तो होमोसेपियंस का जो जीन है वही है तुम्हारा, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा which taxonomic aid is based on the similarities and dissimilarities। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, एक तो दिया है जैसे म्यूजियम की, कपलेट और लीड्स। तो इसमें ये की जो टेक्सोनॉमिकल की मतलब ये हम लोग को क्वेश्चन है आपका तुम्हारा टेक्सोनॉमिकल एड से रिलेटेड है। तो ये कपलेट और जो की है इन दोनों से रिलेटेड है। म्यूजियम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। टेक्सोनॉमिक एड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो म्यूजियम में तो सीधे क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म एज इट इज प्लेस किया रहता है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। बट यहाँ पे की में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑल्टरनेट स्टेटमेंट बनाते हैं जो कुछ सिमिलर और डिफरेंट के बेसिस पे बनाते हैं। जैसे विंग प्रेजेंट विंग एब्सेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट क्या होगा, सिमिलरिटी और डिफरेंट को शो कर रहे हैं। कपलेट जो होता है उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं कपलेट, और हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड्स कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका सबसे बेस्ट है की हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, की। यहाँ पे आंसर हम लोग कर लेते हैं बच्चों, ये सेकेंड हो जाएगा आंसर, की हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना कि हमें ढूंढना है। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही दे रखा है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है, इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लोग कहते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट, ठीक है ना, हाँ नो लिखा ही है, नो, तो इसमें नॉन लिविंग में तो होता ही नहीं है हमारा, तो ये भी ठीक ही दिया हुआ है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल गलत लिखा है, नहीं हाँ गलत लिखा हुआ बच्चों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं आउटसाइड बॉडी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, मतलब ये आंसर है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, एनीवे मेटाबॉलिक इज डिफाइन एज डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर पहले ही बताया था इसमें आपका ठीक है ना, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होता है बच्चों इसमें। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया आपका, 3 हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि जब मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे उसी को बोला जाता है सम टोटल ऑफ ऑल द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडीज। और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। तो ये सब स्टेटमेंट सही है, इसमें ये स्टेटमेंट गलत दे दिया गया कि आउटसाइड द बॉडी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, होता है मतलब टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपका बच्चों बोल रहा है इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिक गार्डन क्या होता है, एक साइंटिफिकली प्लांट एरिया होता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लांट, ठीक है ना, प्लांट को ग्रो करते हैं और वो भी डिफरेंट एरिया से लाके एक जगह पे ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। प्रोवाइडिंग ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब जहाँ पे जैसे आग उग लगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्लान करके हम किसी पर्टिकुलर जगह पे बनाते हैं। ठीक है, वन कैन ऑब्जर्व द ट्रॉपिकल प्लांट, यहाँ पे ऐसा नहीं ट्रॉपिकल प्लांट है, उस एरिया में जितने भी तरह के प्लांट होंगे सबको लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, अलाउ द एक्स टू कंजर्वेशंस, ठीक है ना, एक्स टू कंजर्वेशंस ऑफ जर्म प्लाज्म, ये सही लग रहा है। अच्छा मैं एक बार चौथा स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ नहीं बच्चों, ये प्लांट के लिए होता है, किसके लिए होता है, ओनली प्लांट्स के लिए होता है बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, वो भी जिंदा। तो यहाँ पे एक्स टू कंजर्वेशन तो ही है कि इंसिटू का मतलब उसके नेटिव प्लेट्स पे, और एक्स टू का मतलब उसके नेटिव प्लेट्स से दूर कहीं पे कंजर्व करते हैं। और हर तरह के प्लांट है तो उसमें साथ उनका जीन भी है, तो दैट मीन्स उसका जर्म प्लाज्म भी क्या वहाँ पे कंजर्व है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये थर्ड हो जाएगा। तो आज के लिए ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है,
और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने इस चैनल पे नीट बायोलॉजी, एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बना के मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अपने नॉलेज को और बढ़ाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ बच्चों, तो इसे शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना, जिससे और किसी का भी भला हो सके आपके थ्रू। ठीक है बच्चों, मैं तो कर ही रहा हूँ आपका भला, तो आपके थ्रू भी किसी का भला हो जाए अगर मेरा ये वीडियो अगर कोई देखता है तो। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस तरह से क्वेश्चंस के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आपके 2020 के नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।